जय श्री कृष्ण। गीतादान गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस में आज क्लास 10वीं का विषय सामाजिक ज्ञान में भाग है उसका अर्थशास्त्र, जिसका अध्याय है 18 उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार। अब हम सबसे पहले यह पता करेंगे कि उपभोक्ता कहते किसे हैं। उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो जो व्यक्ति वस्तु का उचित मूल्य चुकाकर उसका उपभोग करता है, यानी काम में उपभोग करता है, तो वह उपभोक्ता है। क्या है? उपभोक्ता है। यहां वस्तु एवं सेवा करो। क्या करो? वस्तु और सेवा। अगर कोई व्यक्ति वस्तु और सेवा का उचित मूल्य चुकाकर उसका उपभोग करता है तो वह उपभोक्ता कहलाता है। अब देखो, वस्तु पेन खरीदा, वस्तु है। आपने पेन खरीद के उसका अगर उपयोग किया है तो वो उपभोक्ता कहलाएंगे, पेन वस्तु है। लेकिन आपने डॉक्टर से इलाज करवाया तो डॉक्टर वस्तु नहीं है, सेवा है। डॉक्टर की आपने सेवाएं ली तो उस सेवा की एक फीस देनी पड़ेगी, तो आप उपभोक्ता हैं। फिर दवाई की दुकान, केमिस्ट से आपने दवाई खरीदी तो वो दवाई वस्तु है, तो आपने उसको उपभोग किया। लेकिन अगर आपको कोई पेन इनाम में देता है तो आप उपभोक्ता नहीं है। उसका उपभोग तो करेंगे लेकिन आप उपभोक्ता नहीं है। तो व्यक्ति जिस वस्तु या सेवा का उचित मूल्य चुकाकर अगर उसका उपभोग करता है तो उपभोक्ता है। तो उपभोक्ता में कई बार लेन देन में कुछ चीजें हो जाती हैं, जैसे वस्तु का खराब निकल जाना, सेवा से पहले खराब हो जाना, जो चीजें के नियम कायदे बताए हैं उसके अनुरूप नहीं होना, तो इसके लिए व्यक्ति को उपभोक्ता से संबंधित जानकारियां होनी चाहिए। तो सबसे पहले है कि मानव विकास के साथ साथ मानवीय आवश्यकता बढ़ने लगी है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव ने वस्तुओं का आदान प्रदान शुरू किया और धीरे धीरे वस्तु विनिमय होने लगा। शुरुआत में वस्तु विनिमय एक होता है मुद्रा विनिमय। वस्तु विनिमय अर्थात वस्तु के बदले वस्तुओं का जो लेन देन होता है वो वस्तु विनिमय है। और मुद्रा विनिमय, जब वस्तु के बदले आप कोई प्रचलित मुद्रा देते हैं, धनराशि देते हैं, तो वो मुद्रा विनिमय। तो धीरे शुरुआत में जब वस्तुओं का आदान प्रदान के बाद अगर शुरू हुआ तो वो मुद्रा विनिमय था। वस्तु के बदले वस्तु देकर हम अपनी आवश्यकताएं पूरी करते थे। इसके बाद मुद्रा के रूप में कीमती वस्तुएं जैसे सोना चांदी से बनी मुद्राओं का चलन शुरू हुआ। भारतीय इतिहास में वर्णन मिलता है कि गायों को भी मुद्रा के रूप में, हमारी प्रारंभिक मुद्रा थी गाय। क्या थी? गाय। गायों का मूल्य आंका जाता था कि इस वस्तु के बदले इतनी गायों के बराबर ये वस्तु है, तो ये मुद्रा विनिमय शुरू हुआ था। जब व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का मूल्य देकर उसे प्राप्त करके उसका उपभोग करता है अर्थात लाभ लेता है तो वो उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता का अर्थ होता है प्राप्त करके लाभ लेने वाला या उपयोग लेने वाला व्यक्ति। उपभोक्ता अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता वह व्यक्ति है। अब जो परिभाषा दी है कानूनी रूप से, उपभोक्ता अधिनियम लागू कब हुआ? उपभोक्ता
गई हैं। पहली है किसी वस्तु या सेवा के प्रतिफल का भुगतान कर दिया हो अथवा भुगतान करने का वचन दिया हो। अर्थात कोई वस्तु या सेवा जब हम ले रहे हैं तो उसका उचित प्रतिफल 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 का अर्थ मूल्य होता है। क्या होता है? मूल्य, यानी उसके बदले उसको क्या मिलेगा। जैसे हम पूरे दिन मेहनत करते हैं, पूरे दिन मजदूरी करते हैं तो उसका प्रतिफल क्या होता है? नकद राशि के रूप में जो हमें मजदूरी दिहाड़ी मिलती है वह उसका प्रतिफल है। क्या है? वह उसका प्रतिफल है। या फिर क्या हो सकता है? जब रोकड़ पैसे तो है नहीं, मैं आपको इसके बदले 40 किलो अनाज दूंगा तो वो अनाज प्रतिफल है। या फिर वो ऐसा करने का वचन देता हो, या फिर वो वादा करता हो कि साहब मैं इसके बदले इतना जरूर दूंगा। दूसरा है प्रतिफल का आंशिक भुगतान कर दिया हो अथवा आंशिक भुगतान करने का वचन दिया हो। या तो पूरा दे दिया हो या फिर आपको ऐसा आश्वासन दिया हो कि साहब कुछ दे रहा हूं, कुछ बाद में दिया जाएगा। प्रतिफल का भुगतान विलंबित भुगतान विधि के अनुसार करने का वचन दिया गया हो। क्रय की गई वस्तु या सेवा से लाभ या सुविधा प्राप्त करने वाला अंतिम व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। और अंतिम व्यक्ति कौन सा? अंतिम व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। अर्थात जैसे आपने फीस दी स्कूल के लिए और आप पढ़ रहे हैं तो आप अंतिम उपभोक्ता हैं। उसी तरह जिस तरह से फैक्ट्री से माल आता है उसको फिर होलसेलर खरीदता है, फिर रिटेलर खरीदता है, फिर अपन ठेले वाले के पास जाती हैं, फिर अपन गली मोहल्लों से खरीदते हैं। तो खरीदकर जो काम में लेने वाला है वो अंतिम उपभोक्ता कहलाता है। प्रतिफल का भुगतान विलंबित भुगतान विधि के अनुसार करने का वचन दिया हो। विलंबित अर्थात जो और तरीके चेक या किसी अन्य माध्यम से क्रय की गई वस्तु या सेवा के लाभ या सुविधा प्राप्त करने वाला अंतिम व्यक्ति उपभोक्ता का होता है। उपभोक्ता अधिनियम के अनुसार दो वर्गों में बांट कर किया गया है, माल का उपभोक्ता और सेवा का उपभोक्ता। दो तरह के अधिनियम है। पहला है माल का उपभोक्ता और दूसरा है सेवा का उपभोक्ता। माल का और सेवा का उपभोक्ता। तो व्यक्ति का कौन सा है? अधिनियम में व्यक्ति शब्द को कई शब्दों में, अब वो है जैसे आपने ये किया ना, व्यक्ति परिभाषा में व्यक्ति कौन है? परिभाषा में व्यक्ति की पहचान क्या क्या है? व्यक्ति की पहचान क्या है? क्या एक व्यक्ति होना चाहिए? क्या कोई दूसरा? व्यक्ति का अर्थ है पंजीकृत या अपंजीकृत फर्म। पंजीकृत या अपंजीकृत फर्म। पंजीकृत और अपंजीकृत यानी या तो वो रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड मान्यता प्राप्त कोई फैक्ट्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फैक्ट्री या कोई व्यक्तियों का समूह। संयुक्त हिंदू परिवार, संयुक्त हिंदू परिवार उपभोक्ता में ये भी जो हम हिंदू परिवार हैं। सहकारी संस्थाएं, सहकारी संस्थाएं कोऑपरेटिव संस्थाएं व या फिर व्यक्तियों का कोई संघ चाहे समितियों के पंजीयन अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो अथवा नहीं, या फिर व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का संघ चाहे वो पंजीकृत हो अथवा न हो। अब उपभोक्ता के शोषण के क्या क्या कारण हैं? अब देखो इसमें जैसे मैंने कोई पेन खरीदा है तो मैं संयुक्त हिंदू
यानी उपभोक्ताओं का शोषण कैसे होता है। व्यक्ति जब किसी वस्तु या सेवा का प्रतिफल यानी मूल्य चुकाकर या भुगतान करके प्राप्त करता है, या वो भाड़े पर लेता है, या क्रेता के रूप के अनुसार वस्तु या सेवा के लाभ या सुविधा प्राप्त नहीं होती है, तब उस स्थिति को उपभोक्ता का शोषण कहा जाता है। अब जब हम सेवा, वस्तु और सेवा का प्रतिफल, जो भी मूल्य है, अगर उसका भुगतान कर दिया है, यानी हमने खरीद लिया है, और अगर वो उसके अनुसार लाभ नहीं मिलता है, क्या नहीं है, लाभ नहीं मिलता है, तो वह उपभोक्ता का शोषण कहलाएगा। अब उपभोक्ता के शोषण कौन कौन से हैं, किस तरह से होता है, कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम ये आंक सकते हैं कि ये जो उपभोक्ता के शोषण में कौन कौन सी कमियां हैं जो आपके उपभोक्ता के शोषण में आएगी। तो जो भी वस्तु और सेवा है उसकी अगर गुणवत्ता में कमी है, क्या है, गुणवत्ता में अगर कोई कमी है, वस्तु या सेवा में उसके गुण में कोई कमी है कि साहब इसने तो वो चीज कही थी इतने दिन चलेगी और ये सिर्फ 4 दिन चली है, तो वो मात्रा में कि साहब 10 रुपए की 1 किलोग्राम कही और बाद में इसने 900 ग्राम दे दी, तो मात्रा। शुद्धता में जो नियम कहा तय थे, उस शुद्धता में अगर कोई कमी है और मानक स्टैंडर्ड में अगर कोई कमी है, तो वो उपभोक्ता का शोषण कराता है। दूसरा है कि वस्तु या सेवा के विभिन्न प्रकारों का उपलब्ध होने पर ही सही वस्तु या सेवा का चयन नहीं होता है। अब विभिन्न प्रकार के उपलब्ध होना, अर्थात कि साहब मैं क्या करूं, ये साबुन भी पड़ा था, ये गलत ले गया, तो गलत तूने दिया क्यों, साहब 10 का क्वालिटी है, 10 में से एक इसने क्वालिटी, तो जो दिया है उस क्वालिटी सही होनी चाहिए। वस्तुओं से संबंधित लिखित व अलिखित पूर्ण जानकारी का अभाव, लिखित व अलिखित पूर्ण जानकारी का अभाव, या तो वस्तु पर लिखित होनी चाहिए, या लिखित नहीं है तो भी आपको उसके बारे में पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। वस्तुओं की पैकिंग प्रकार पर लिखित प्रचार पर विश्वास कर लेना, पैकिंग पर प्रचार का विश्वास, अर्थात वस्तु की पैकिंग कैसी है और पैकिंग पर उसका प्रचार क्या क्या लिखा, अगर वो उसके अनुरूप नहीं है तो फिर वो उसका शोषण हो रहा है। उपभोक्ताओं का अशिक्षित होना, उपभोक्ता का अशिक्षित होना। फिर है क्रय की गई वस्तु या सेवा के मूल्य के भुगतान की रसीद, कैश बिल तथा क्रय संविदा आदि प्राप्त नहीं करना। जो भी हमें उसका भुगतान के जो तौर तरीके हैं उसमें भुगतान की रसीद, बिल, कैश और क्रय संविदा, कॉन्ट्रैक्ट संविदा,
हैं तो भी आपका शोषण होने का कारण हो सकता है। दूषित या हानिकारक वस्तु व सेवा के विरुद्ध उपभोक्ता का लिखित व उचित तरीके से शिकायत नहीं करना। दूषित व हानिकारक वस्तु की शिकायत, अगर जो नियम कायदे लिखे हैं उसके अनुसार वो चीज नहीं है और दूषित है या वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो उस प्रकार से उसकी कमी है जो ये आपका कहलाएगा उपभोक्ता का शोषण होगा। इस तरह से शिकायतों पर शीघ्र निर्णय नहीं, शिकायतों पर शीघ्र निर्णय नहीं। अगर शिकायतों पर तत्काल निर्णय नहीं है तो भी उसका है जो आपका उपभोक्ता पर शोषण होगा। और सरकार पर पूंजीपतियों या उद्योगपतियों का प्रभाव, उद्योगपतियों का प्रभाव है तो शोषण हो सकता है। तो ये इस तरह से उपभोक्ताओं का शोषण हो सकता है। कल हम इससे आगे उपभोक्ताओं के शोषण किन किन प्रकार से हो सकता है उसके कारण है जो पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।